नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के अगले टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए हैं ताकि आप जो है अपनी तैयारी को पक्का कर सकें। आज हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं और आज आप अपनी तैयारी भी परख सकते हैं कि आपकी इस टॉपिक पर कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, वन एवं वन्यजीव संसाधन। पहला प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल जैव उपजातियों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो भारत में विश्व की कुल जैव उपजातियों का लगभग 8% भाग पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में लगभग कितनी वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, लगभग 47,000, जिसमें से लगभग 15,000 भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न है, IUCN के अनुसार ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, उन्हें क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त जातियां, यानी कि ऐसी जातियां जो लुप्त होने की कगार पर हैं। चौथा प्रश्न है, नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन किस प्रकार की श्रेणियों के उदाहरण हैं? सुभेद्य जातियां। सुभेद्य जातियों के अंतर्गत इनको काउंट किया गया है। नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। अभी देखिए, गंगा नदी की डॉल्फिन जहां पर आ जाता है तो गंगा नदी की डॉल्फिन जो है एक बड़ा प्रश्न बनता है, और इस प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से सुभेद्य जातियां कौन कौन सी हैं या कौन सी नहीं है। तो 3 शब्द आपको याद रखना है, नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है। अगला प्रश्न है, वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम या पतली है और यदि इन्हें प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारक नहीं बदले जाते तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। क्या कहलाती हैं? दुर्लभ जातियां। अगला प्रश्न है, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन किस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं? स्थानिक जातियां। ये स्थानिक जातियां कहा गया है निकोबारी, अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना होगा, तो अंडमान निकोबार, तो निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन को जो है स्थानिक जातियों में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किस वर्ग की जातियों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं? लुप्त जातियों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष एशियाई चीते को देश में आधिकारिक रूप से लुप्त घोषित किया था? 1952 में। यानी कि 1952 से जो है एशियाई चीते भारत सरकार ने जो है लुप्त घोषित कर रखे हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय वन यव वास्तव में क्या है जो पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रहा है? ये एक औषधीय पौधा है या सदाबहार चिड़ की प्रजाति का एक वृक्ष है जो संकटग्रस्त परिस्थिति का सामना कर रहा है। हिमालयन वन। अगला प्रश्न है, हिमालय नयव के किन भागों से टेक्सोल नामक मूल्यवान रासायनिक पदार्थ निकाला जाता है? हिमालयन यव जो है छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से जो है रासायनिक पदार्थ निकलता है, इसके टेक्सोल। तो टेक्सोल नाम याद रखने के लिए आपको हिमालयन यव को याद रखना पड़ेगा। ये एक प्रकार का वृक्ष है जिससे टेक्सोल नामक जो है रासायनिक पदार्थ निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालयन यव से प्राप्त रासायनिक यौगिक टेक्सोल का उपयोग किस गंभीर बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैंसर। यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी दवा है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो यह दवा वह यूज कर सकता है। औषधीय गुणों से भरपूर सदाबहार वृक्ष हिमालयन यव भारत के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है?
तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कौन सा प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर संकट में है? बक्सा टाइगर रिजर्व। अब देखिए, प्रश्न ये वाला बक्सा टाइगर रिजर्व का पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको राज्य याद रखना है, पश्चिम बंगाल या बंगाल आ जाए केवल तो सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल या बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों के आवासों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में, 1972 में जो है ये लागू किया गया था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो देखिए, अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न जिसमें ऐसे हैं जो आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम आपको बताएंगे ताकि ये प्रश्न परीक्षा में आए तो आप उनको गलत नहीं करें। तो याद रखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। बिल्कुल ही नॉर्मल प्रश्न है और बिल्कुल आसानी से पूछा जा सकता है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी, संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर प्रतिबंध व आवासों को कानूनी सुरक्षा देना। 16वां प्रश्न है, बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी जो है पश्चिम बंगाल में है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए है। इसके पहले बक्सा आया था, बक्सा, वो भी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में वो भी उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस टॉपिक का सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी का दूसरा प्रश्न बनता है कि किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ये प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आ गया, ये मान लीजिए, तो इसको याद रख लीजिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सरिस्का वन्य अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो सरिस्का वन्य अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है। यहाँ ग्रामीणों ने खनन कार्य के विरुद्ध संघर्ष किया है। तो सरिस्का वन्य अभ्यारण्य जो है यहाँ से साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन इस अभ्यारण्य में आते हैं, इसलिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में प्रसिद्ध है। सफेद बाघों और समृद्ध वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, बांधवगढ़। हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो केरल में है पेरियार बाघ रिजर्व। एक सींग वाले गेंडे और बाघों के लिए प्रसिद्ध मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो मानस बाघ रिजर्व जो है असम में है। अब देखिए, बहुत सारे टाइगर रिजर्व आए हैं, बहुत सारे अभ्यारण्य आए, तो आपको जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है या भारत के सबसे प्रसिद्ध जो है वो आपको याद रखना है कि भाई कौन कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है या वो भारत में प्रसिद्ध है। भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा आरक्षित वन के रूप में घोषित है? तो आधे से भी अधिक जो है आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। वन और वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से देश में किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वनों को, जो रिजर्व फॉरेस्ट जिनको कहा जाता है, सर्वाधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि वन ही नहीं होंगे तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? वन्य जीव यानी वन में रहने वाले जीव। भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना हिस्सा रक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक तिहाई, एक तिहाई जो है रक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है,
रक्षित वन घोषित करने का मुख्य वैज्ञानिक और प्रशासनिक उद्देश्य क्या है? तो वनों को और अधिक नष्ट होने या शरण से बचाना, यानी कि वन और अधिक नष्ट नहीं हो, इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए उनको नाम दिया गया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से किसके स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं? सरकार, निजी व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। किन दो प्रकार के वनों को मिलाकर संयुक्त रूप से स्थायी वन कहा जाता है? आरक्षित और रक्षित वनों को मिलाकर जो है स्थायी वन क्षेत्र कहा जाता है। भारत के किस राज्य में स्थायी वन क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात जैसे आ जाती है तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि है तो वह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही खास है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न ईएसबी द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो खास तौर से हमारे स्टेट मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो भारत के किस राज्य में स्थायी वन क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? लगभग 75% है, तो वह है मध्य प्रदेश। भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात के अधिकांश हिस्सों में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत अधिक है? अवर्गीकृत वन पूर्वोत्तर राज्यों में मिलते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातियां किन दो विशिष्ट वृक्षों की श्रद्धा पूर्वक पूजा करती हैं? तो सही उत्तर है महुआ और कदम के वृक्ष की पूजा करती हैं छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातियां। ओडिशा और बिहार के आदिवासी समुदाय विवाह के शुभ अवसरों पर किन वृक्षों की पूजा करते हैं? तो इमली और आम की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को किस नाम से आरक्षित घोषित किया है? भैरोदेव, डाकऊ, सोनचुरी। यहाँ शिकार वर्जित है और यहाँ के अपने नियम है। उत्तराखंड जो कि हिमालय क्षेत्र में आता है, में वन कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कौन सा प्रसिद्ध जन आंदोलन चलाया गया था? अब चिपको आंदोलन देखिए, भारत का प्रसिद्ध आंदोलन है, तो ये किसके नेतृत्व में चला था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है, तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वापस आ गया है, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा का नाम। किस आंदोलन को इन्होंने चलाया था? चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में जो वन कटाई है उसको रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है चिपको आंदोलन के बारे में। अगला प्रश्न है, टिहरी जो कि उत्तराखंड में के किसानों द्वारा बिना रासायनिक उर्वरकों के पारंपरिक फसलों के संवर्धन हेतु कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम का पहला औपचारिक प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? ओडिशा ने 1988 में सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया था। भारत सरकार की संयुक्त वन प्रबंध योजना का प्राथमिक तथा मुख्य दृष्टिकोण क्या है? क्षारित वनों के पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। राजस्थान का कौन सा पारंपरिक समुदाय काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों का अपनी संतानों की भांति संरक्षण करते हैं? तो विश्नोई समुदाय जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान में, जो कि काले हिरण हुए, चिंकारा वहाँ का जो राज्य पशु है, नीलगाय है और मोरों का जो अपनी संतानों की भांति जो है संरक्षण करते हैं, विश्नोई समुदाय। अगला प्रश्न है, धार्मिक मान्यताओं के कारण वनों के जिन हिस्सों को स्थानीय लोगों द्वारा अछूता छोड़ दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पवित्र उपवन या देववन कहा जाता है। शरण स्थल के नाम से भी इसे जानते हैं। पर्यावरण विनाश और जैव विविधता के ह्रास का निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधा कारण है? तो अति औद्योगिकरण, खनन और प्राकृतिक आवासों का विनाश। अब देखिए ये प्रश्न इसमें वीडियो में इसलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि सरल प्रश्न है और ये जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको लगेगा उन्हें कि ये टॉपिक जो है वन और वन्य जीवों से रिलेटेड है, तो इसमें ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं जो बच्चों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान वृक्ष प्रजापति के बड़े पैमाने पर
कृत्रिम रोपण को क्या कहा जाता है? संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है। किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान वृक्ष प्रजाति के बड़े पैमाने पर कृत्रिम रोपण को क्या कहा जाता है? यानी कि बहुत बड़े स्तर पर जो है कोई व्यावसायिक श्रेणी का जो वृक्ष होता है, जैसे सागवान हुआ, खेर हुआ, ये जो है संवर्धन वृक्षारोपण के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण भारत में व्यावसायिक टीक, जिसे सागवान कहते हैं, कि एकल संवर्धन रोपण से किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक हानि हुई है? प्राकृतिक समृद्ध वनों को हानि हुई है। हिमालय क्षेत्र में चीड़ के कृत्रिम वृक्षारोपण ने किन प्राकृतिक वृक्षों को विस्थापित कर दिया है? हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन जो है इनको प्राकृतिक वृक्षों को विस्थापित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट के खनन के किस बड़े जीव के प्राकृतिक आवागमन मार्ग को भारी क्षति पहुंची है? तो एशियाई हाथी को भारी क्षति पहुंची है। भारत के पूर्वोत्तर और मध्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि से वनों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है? तो कृषि का टॉपिक जो है इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, भारी वनोन्मूलन हुआ है और वृक्षों का जो है निम्नीकरण हुआ है। व्यापारिक उद्देश्यों जैसे खाल, हड्डियों व दांतों की तस्करी के लिए वन्य जीवों को गैर कानूनी रूप से मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवैध शिकार, जिसे पोंचिंग कहा जाता है। तो ये शब्द याद रखिएगा, पोंचिंग क्या होता है? तो जानवरों की जो है गैर कानूनी तरीके से मारकर उनकी खालों, हड्डियों और दांतों की तस्करी करना पोंचिंग कहलाता है। वनों और वन्य जीवों की श्रेणियों का वर्गीकरण करने वाली IUCN का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी IUCN का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। आई यानी कि इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनियन, सी का मतलब है कंजर्वेशन और एन का मतलब है नेचर। आई और एन तो आपको याद रह जाएंगे, आई यानी इंटरनेशनल और एन यानी कि नेचर। अब बीच के दो शब्द और बचे, यू यानी यूनियन और सी का अर्थ होता है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। अगले प्रश्न पर आते हैं। वे प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर घट रही है और नकारात्मक कारकों के जारी रहने पर वे संकटग्रस्त श्रेणी में जा सकती हैं, क्या कहलाती हैं? सुभेद्य जातियां। भारत में जैव विविधता संकट के कारण लगभग कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का तात्कालिक खतरा मंडरा रहा है? लगभग 20% स्तनधारियों के। भारत अपनी विशाल जैव विविधता के लिए जाना जाता है और भारत में विश्व की कुल उपजातियों की संख्या लगभग कितनी? उपजातियां लगभग जो है 16 लाख हैं। ये हमें याद रखना है कि लगभग 8% है। ये पहला प्रश्न जो है 16 लाख वाली जनसंख्या वाला पूछा गया है। तो देखिए, इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आने लायक हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लिखिए और याद रख लीजिए, लिखकर नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप उनको रिपीट कर सके, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तो समय लगेगा। तो हमारी आपको सलाह है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लें, ताकि आप जाते समय एक बार उनको पढ़कर चले जाएं और रीडिंग मार जाएं हल्की सी, तो एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होगा। तो इस प्रकार जो है ये टॉपिक के प्रश्न कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।